आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बड़े ही होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर अपनी पूरी की पूरी फैमिली के सामने सर यहाँ पे दोबारा आ चुका हूँ। जय हनुमान। बच्चा कह रहा है जय हनुमान क्यों बोल रहा है, मंगलवार है ना नालायको, तो जय हनुमान तो बोलोगे। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। चलो जी, इधर सुना ध्यान से। अब अगर आपको बताओ सर, संडे को हमने सेशन नहीं लिया था और संडे को मैंने आपके स्कैनर पे काम किया था, आपको मैंने पहले भी कहा था। और उम्मीद करता हूं आपने अगर एक्सपर्ट बनो के वेबसाइट जाके विजिट की हो ना, तो मैंने 2 स्कैनर मतलब 2 सेट मैंने और अपलोड कर दिए। इट मींस टोटल अब एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे टोटल मिला के आपके अब 16 सेट हो चुके हैं। इट मींस 16 सेट आपके वहां पे आ चुके हैं और 4 सेट मुझे अपलोड करने हैं। उम्मीद करता हूं 2 या 3 दिन के अंदर ना टोटल मैं आपके 20 सेट पूरे कंप्लीट कर दूंगा। तो प्लीज जितने बच्चे अब यहाँ पे नए आ रहे हैं डेली सेशन में, उनको मैं बता दूं कि जो भी आपका टेक्स्ट स्कैनर है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल रिवाइज वाला अपलोड किया एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे जाना है। उसके फ्री नोट्स वाले फोल्डर में टोटल मिला के 16 सेट मैं अपलोड कर चुका हूं। आपने वो सारे सेट डाउनलोड करने हैं। विद आंसर वाले भी हैं, विदाउट आंसर वाले भी हैं। पहले आप विदाउट आंसर वाले करोगे, फिर अपने आंसर चेक करोगे, फिर चेक करोगे किस क्वेश्चन में गलती है और कौन कौन से क्वेश्चन में गलती है और वो गलती क्यों है, उसका रीजन चेक करके ना फिर अपनी परफॉर्मेंस चेक करो कि एक पेपर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो टोटल सर मैं 16 सेट अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने कम से कम 10 सेट कंप्लीट कर लिए होंगे और आने वाले ये 3 या 4 दिन में आपके मैं 4 सेट और अपलोड कर दूंगा। तो टोटल मुझे 20 सेट अपलोड करने हैं और आपके 20 के 20 सेट जो होंगे ना वो अपलोड हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। चलो अच्छा, बाकी आपके जो भी डाउट्स थे वो लास्ट सेशन में उम्मीद करता हूं आप सबने देख लिए होंगे। आपके मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दी है। तो जो भी 70 क्वेश्चन हमने अभी तक किए थे उसमें वैसे आपके ज्यादा डाउट्स नहीं थे, बहुत अच्छी बात है। बट जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट्स थे उसका रिप्लाई मैंने कमेंट बॉक्स में कर दी है। तो आज मैं फाइनली जीएसटी के 30 क्वेश्चन बस जो बचे हुए हैं ना बैलेंस, वो आज हमें कंप्लीट करने हैं और उसके अंदर मैक्सिमम वही 25 से 30 मिनट लगेंगे क्योंकि जीएसटी बिल्कुल आसान है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको जीएसटी के क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, आपको इनकम टैक्स के क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। तो जो बैलेंस हमारे जीएसटी के 30 क्वेश्चन हैं, अब उसके रिवाइज आंसर क्या होंगे, आओ जी एक बार करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एक तो मुझे जय हनुमान लिख के बताओ और एक मुझे बताओ क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान जय हनुमान। यस सर, सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओ माय गॉड, लव यू सो मच। इधर देखो ध्यान से, और फिर हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टोटल हमने यहाँ पे 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब 71 क्वेश्चन से हमारा जीएसटी स्टार्ट होगा और ये जीएसटी पूरा कंप्लीट करके जून 18 का पूरा पेपर जो है ना आज हम फाइनली पैकअप कर देंगे। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है सर। क्वेश्चन नंबर 71 देखो। क्वेश्चन नंबर 71 ये बात कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में जो भी हमने जीएसटी का मॉडल अडॉप्ट किया है वो कौन सी कंट्री से हमने अडॉप्ट किया। फटाफट से बोल दो, आंसर क्या निकल के आएगा, कनाडा। आप सब जानते हो, मैंने पहले भी कहा था इंडिया में ड्यूल जीएसटी मॉडल है और ब्राजील और कनाडा 2 ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया के साथ में ड्यूल जीएसटी मॉडल फॉलो करती है। और जो भी हमारा इंडिया में जीएसटी है उसमें कौन सा मॉडल हम फॉलो करते हैं, जो कैनेडियन मॉडल है, जो कनाडा की कंट्री के अंदर मॉडल है, वही सेम मॉडल हम इंडिया में फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा जीएसटी सबसे पहले किस कंट्री के अंदर आया। अगर वो बोलता किस कंट्री के अंदर आया तो आंसर क्या बनता, फ्रांस। पर उसने बोला मॉडल जो हमने किया ना इंडिया में वो किस कंट्री से अडॉप्ट किया। ऑप्शन नंबर बी कनाडा, हमने यहां से अडॉप्ट किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन आ गया जी। याद करो, आपको मैंने लिखवाया भी था और जिन बच्चों ने रिवीजन क्लास देखी होगी वो भी इसका आंसर दे पाएंगे। स्पेशल पर्पस व्हीकल टू कार्टर ऑफ आईटी नीड्स ऑफ जीएसटी स्कोल्ड। याद करो तो फटाफट से, जो भी हमारा जीएसटी में काम होते हैं प्रैक्टिकली ऑनलाइन जो भी हम काम करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है जी, जीएसटीएन। याद आ रहा आपको, जीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जीएसटी पोर्टल बोलते हैं। और क्लास में इवन मेरे ख्याल से रिवीजन क्लास के अंदर भी मैंने जीएसटी पोर्टल खोल के दिखाया था आपको। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आपकी रिटर्न है, पेमेंट है, सब कुछ जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो जीएसटीएन के थ्रू हो रहा है। एक बच्चा कहता है यार जीएसटीएन तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, नालायकों।
एग्जाम आने वाले हो गए हैं और अभी भी कह रहे हो जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो जीएसटीआईएन होता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, 15 डिजिट का होता है, उसको हम जीएसटीएन बोलते हैं। वो नॉर्मली बोलने में लगता है कि हम जीएसटीएन बोल रहे हैं, एक्चुअल में उसका नाम होता है जीएसटीआईएन, बस ये बात ध्यान देना। तो यहां पे वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जीएसटी के जो भी कंप्लाइंस है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया आईटी का, उसका नाम क्या है, वो जीएसटीएन है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करेगा तो फिर आंसर क्या निकल के आता, जीएसटीआईएन, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल गिरा हुआ है सर, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन। जीएसटी जो इंडिया में है बताओ जी किस बेस पर है, कंजम्पशन बेस, सेट ऑफ अगेंस्ट द पेबल प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन बेस, कंजम्पशन और डेस्टिनेशन दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको मैंने पहले भी कहा था, याद करो, रिवीजन क्लास के अंदर भी कहा था और क्लास के अंदर भी कहा था कि जीएसटी जो इंडिया में है वो डेस्टिनेशन बेस पर है, कंजम्पशन बेस पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो इंडिया में जो भी जीएसटी आया है, क्या वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है, क्या वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लेकर आई है, या दोनों मिलकर लेकर आए हैं, दोनों मिलकर। और इस पे हमने काफी टाइम क्लास के अंदर लगाया था, याद करो, मैंने कहा था जो प्रेजेंट लॉ में कोई भी लिस्ट ऐसी नहीं है, क्योंकि जीएसटी किसी भी लिस्ट में नहीं है, किसी भी उसमें नहीं है। तो गवर्नमेंट ने 246 कैपिटल ए जहां से जीएसटी इंसर्ट किया था। तो जीएसटी को बनाने की पावर, जितनी पावर पार्लियामेंट की है, सेम पावर स्टेट की भी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। तो उसने वही बोला कि भैया जो इंडिया में जीएसटी है उसको लेवी करने वाला कौन है, साइमल्टेनियसली बाय यूनियन एंड स्टेट लो, मतलब दोनों ने मिलकर जीएसटी एप्लीकेबल किया है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। एक बच्चा कहता सर आपने हमें क्लास के अंदर बताया था कि जो आईजीएसटी होता है उसको बनाने वाली तो सिर्फ पार्लियामेंट होती है। एक बात मुझे सोच के बताना, इस क्वेश्चन में क्या उसने आईजीएसटी की बात की है, उसने नॉर्मल जीएसटी की बात की है। तो भैया नॉर्मल जीएसटी के जब बारे में बात करेगा ना तो दोनों ही गवर्नमेंट का आंसर आएगा, यह बात ध्यान देना। उसके बाद एक और इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखी है। अब जब ये पेपर बना था ना, इसमें सिर्फ 4 ऑप्शन थे, ये 4 ऑप्शन थे और ये चारों ऑप्शन ही गलत थे, क्योंकि आप सब जानते हो इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 जो हमारा है आईजीएसटी एक्ट का, उसके अंदर लिखी हुई है। अब आप चेक करो, इन चारों में सेक्शन 7 कहीं था ही नहीं। तो जब इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस आंसर इशू किए थे ना, उसमें ऑप्शन नंबर ई बना दिया, सेक्शन नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर। और आपको मैंने पहले भी कहा था, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा, आपने कोई भी आंसर जो लॉजिकल लगेगा ना वो आपको लिख के आना है। अब बच्चा कहता है इसमें लॉजिकल क्या है, इसमें लॉजिकल सेक्शन नंबर 8 है। सेक्शन नंबर 8 लॉजिकल क्यों है, याद करो, सेक्शन नंबर 8 हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई का होता है, हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई का है। तो भैया मेरे लिए लॉजिकल तो सेक्शन नंबर 8 बनता, बट आप कोई भी करके आते आपको ग्रेस नंबर मिल जाते। बट मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आंसर गलत है और देखने से ही लग रहा है कि पेपर बनाने वाले से गलती हो चुकी है, तो आप क्वेश्चन आपने जरूर अटेम्प्ट करके आना है, ग्रेस नंबर मिलेंगे। अब बच्चा कह रहा है सर हमें कैसे पता लगेगा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप एक बात मुझे सोच के बताओ नालायक को, अगर आप नहीं करके आओगे ना फिर तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो अगर करके आओगे, अगर मिलेंगे तो अच्छी बात है ना। और जब इंस्टीट्यूट बोलता है कि ग्रेस नंबर मिलते हैं तो इट मींस मान के चलो मिलते हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है ना वैसे वो सेक्शन नंबर 7 है। क्या एक बच्चा कह रहा है नालायक देखो सामने बैठा, ओ माय गॉड क्या हो गया आपको, बच्चा कह रहा है सर सेक्शन 7 आप गलत बता रहे हो, सेक्शन 7 तो सप्लाई का है। एक बात मुझे सोच के बताओ नालायक, इधर आओ, इधर, आपका कान किधर है, पकड़ लूं कान आपको, गुस्सा तो नहीं होगे, इधर सुनो ध्यान से नालायक को। सेक्शन 7 जो है वो सप्लाई का, वो सीजीएसटी का है, वो सीजीएसटी का है। आपको मैंने उस टाइम भी क्लास में कहा था, याद करो, कि सेक्शन 7 सीजीएसटी का वो सप्लाई का है और वही सेम सेक्शन 7 आईजीएसटी का वो इंटर स्टेट सप्लाई का है। तो उसने मुझसे इंटर स्टेट सप्लाई की बात की है, तो इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी एक्ट में कवर है, दैट इज सेक्शन नंबर 7। और अगर सीजीएसटी की बात करूंगा तो सेक्शन 7 किसका बन जाएगा, सप्लाई का। ये बात क्लियर है, कहता हाँ सर अब समझ में आ गया। आगे बढ़ो फिर, क्वेश्चन नंबर 76, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है जी। याद करो जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं हमारे, 33 मेंबर है। एक हमारा चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन को कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। दोबारा बोलो कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इस टाइम देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इस टाइम देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, राहुल गांधी। हद हो गई, मतलब बच्चा कह रहा है राहुल गांधी फाइनेंस मिनिस्टर कब से बन गए भाई। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख रहा है सीतारमन। सीतारमन तो आप ऐसे लिख रहे हो आपकी वो छोटी बहन है नालायक। एक बात मुझे सोच के बताओ, मैं कह रहा हूं अगर छोटी बहन में तो भी सम्मान से नाम लो, वो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ये लिखो कमेंट बॉक्स में, लिखो जल्दी लिखो, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। आपको मैंने पहले भी कहा था सही तरह से बोला करो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, और वो देश का फाइनेंस मिनिस्टर। बच्चा कमेंट में लिख रहा है सीतारमन। सीतारमन तो जैसे हमारे कोई घर का मेंबर है।
तो सर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ये देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये कौन है, चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल जो बनी हुई है ना आर्टिकल 279 कैपिटल से, उसकी चेयरपर्सन है। एक बच्चा कहता है सर वो तो हमारे अरुण जेटली जी थे ना, अरुण जेटली जी नालायक, वो हमारा इंडिया में जीएसटी लेकर आए थे। जब वो जीएसटी आया था उस टाइम देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, और जब तक वो इंडिया में थे, जब तक वो यहाँ पे फाइनेंस, तब तक वो चेयरपर्सन थे। बट अब जो नया फाइनेंस मिनिस्टर है वही तो इसके चेयरपर्सन होंगे। तो अगर आज ये क्वेश्चन बन जाएगा और वो नाम पूछ लें तो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे। आगे बढ़े, यस सर। अगला क्वेश्चन मैंने यहां से काट रखा है जी, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है जीएसटी में, पुराना कॉन्सेप्ट है, डिलीट हो चुका है, मैंने क्वेश्चन काट दिया। अगले उस पे आओ जी, ये क्वेश्चन नंबर 78 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 78 पता किसका है, सप्लाई के चैप्टर में एक हमने शेड्यूल 2 किया था, सप्लाई के चैप्टर में एक हमने शेड्यूल 2 किया था। सर शेड्यूल 2 यार, शेड्यूल 2 याद नहीं आ रहा। हाँ 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 याद आ गया सर, वो शेड्यूल 2 था कि फ्री वाले काम को भी सप्लाई मान लेते हैं। शेड्यूल 2 उसका था, शेड्यूल 2 उसका था, शेड्यूल 2 नालायक को उसका था क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई का, कि जो भी काम मेरा सप्लाई बना वो किसकी सप्लाई बनेगा, वो सारी बातें शेड्यूल 2 में लिखी हुई थी। हाँ हाँ सर याद आ गया, याद करो उसका पैरा ना, पैरा 5 किसका था, सप्लाई ऑफ सर्विस, याद आ रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड और बिल्डिंग, और सेकंड में क्या था, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन वाले काम क्या बनते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस बनते हैं ना, देखो उसी का काम है। कंस्ट्रक्शन वाले काम जो भी हैं उसको आप क्या ट्रीट करते हो, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। बताओ ये क्वेश्चन क्या है। मतलब सर जीएसटी तो ना इतना बढ़िया आता है, कसम से ना मजा आता है। बच्चा कह रहा है सर मजा आ रहा है करने में, क्या हमारे एग्जाम में ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, इससे भी आसान आएगा सर। जितनी जोर हमने क्लास में लगाया था ना, और मैंने रिवीजन क्लास के अंदर भी लगाया था, बिलीव मी आप मुझे अप्रिशिएट करोगे। जीएसटी के क्वेश्चन में आप अगर 30 नंबर का है आपके ओल्ड सिलेबस में, गारंटी दे रहा हूं 25 तो आप सही करके आओगे। और जो न्यू सिलेबस के अंदर 45 नंबर का है, गारंटी दे रहा हूं अगर आपने सही तरह से रिवीजन की है आपके 40 नंबर कहीं नहीं गए। और अगर 40 नंबर जीएसटी में आप ले लोगे या 30 नंबर या 25 नंबर जीएसटी में ले लोगे, तो क्या इनकम टैक्स में आप 70 में से या 50 में से 35-40 ले सकते? सर 70-80 नंबर तो आए पड़े हैं टैक्स में। ओ माय गॉड, यस, आपने कुछ नहीं करना और 100% आएंगे। बस आपने बस एक काम करना है, रिवीजन मेरे साथ प्रैक्टिस, रिवीजन मेरे साथ प्रैक्टिस, रिवीजन मेरे साथ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगले क्वेश्चन पे आओ 79। वो कहना चाह रहे हैं कौन सा पर्सन इसमें से नॉट एलिजिबल है कॉम्पोजिट स्कीम लेने के, मतलब कौन सा पर्सन कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकता। रेस्टोरेंट वाले ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, हाँ जी याद करो, पति, अगर आप पति की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाओगे। पति का मतलब क्या था, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, जो भी नया कॉन्सेप्ट अभी अमेंडमेंट आई है, टबैको और आइसक्रीम, अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कॉम्पोजिट स्कीम नहीं मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसको नहीं मिलेगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको भी कॉम्पोजिट स्कीम नहीं मिलेगी। तो किसको नहीं मिलेगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओ मजा आ रहा है सर करने में। अगला देखो जी, अगला फटाफट से बताओ। अगला वही बात कहना चाह रहे हैं कि जो आपका सेक्शन 262 है इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं। इनपुट टैक्स में सीजीएसटी आता है, एसजीएसटी आएगा, आईजीएसटी आएगा। तो वो कहना चाह रहे हैं किसका आपको आईटीसी मिलेगा। आपने आप बोल देना जी, आईजीएसटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगा, क्या आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपने रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे किया, क्या इसका आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। कॉम्पोजिट स्कीम में जो टैक्स पे किया, नहीं, मैं दोबारा बोलूंगा नहीं, सेक्शन 10 याद कर लो, कॉम्पोजिट स्कीम वाला। छोटे मोटे बिजनेसमैन जो भी कंसेशनल टैक्स पे करते हैं उसका सिंगल आईटीसी भी नहीं मिलता, यह बात ध्यान देना। तो इसको आईटीसी मिलेगा नहीं। और यूटीजीएसटी का आईजीएसटी मिलेगा, यूटीजीएसटी का आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, यस मिलेगा। तो फर्स्ट का मिलेगा, सेकंड का मिलेगा और फोर्थ का मिलेगा। तो ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस सर, हमारे सारे सही हो रहे हैं, मजा आ रहा है कसम से। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान आ गया। मिस्टर पंकज ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स टू मिस्टर कृष्णा। लो जी इधर देखो ध्यान से, पंकज ने कृष्णा को सप्लाई की, ये दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं, और 1 लाख रुपए की सप्लाई की, ऑन विच टोटल जीएसटी चार्ज है 12%। इट मीन 1 लाख एट द रेट 12%। तो भैया 12,000 रुपए का इस पर जीएसटी पे किया। किसने पे किया, कृष्णा ने। अब अगर कृष्णा ने 12,000 रुपए का जीएसटी पे किया तो क्या कृष्णा को इसको आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो कृष्णा को गवर्नमेंट ने बोला, कृष्णा अपनी बुक्स में लिख लो कि तुमने हमसे 12,000 रुपए लेने हैं। कृष्णा ने बोला जो हुक्म मेरे आका, कि मैंने अपनी बुक्स में लिख लिया कि मुझे 12,000 रुपए लेने हैं।
फिर कृष्णा ने इस सामान को आगे बेच दिया। आगे कैसे बेचा? जो कृष्णा की कॉस्ट थी ना 1 लाख रुपए, उसमें उसने 20% प्रॉफिट जोड़ दिया। एक बच्चा कहता है यार मुझे लग रहा है सर से ना गलती हो रही है, कृष्णा की कॉस्ट तो 1,20,000 बनेगी ना, क्योंकि 1 लाख तो प्राइस है, 1 लाख तो प्राइस है, सॉरी 1,20,000 नहीं 1,12,000 बनेगी, क्योंकि 1 लाख तो प्राइस है। और अगर 12% जीएसटी लगेगा तो फिर 12,000 जीएसटी, टोटल कॉस्ट तो 1,12,000 बन गई ना। एक बात मैंने सोच के बताओ, आपने जीएसटी के इतने सारे लेक्चर अटेंड किए थे, मैंने क्या कहा था कि भैया गलती से भी जीएसटी अपने कोस्ट में ऐड मत कर लेना, रीजन बिंग उसका आपको आईटीसी मिल चुका है। और अगर कोस्ट में ऐड कर दोगे फिर वही कैस्केडिंग हो जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ जीएसटी आने का। तो सिंपल सी बात है, जो 12,000 रुपए का जीएसटी है इसका मुझे आईटीसी मिल गया, और अगर आईटीसी मिल गया तो वो मेरी कोस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो मेरी कोस्ट कितनी बनेगी? 1 लाख। फिर उसने बोला इसमें 20% प्रॉफिट जोड़ोगे फिर आगे बेचोगे। तो भैया मैंने सामान कितने का बेचा? 1,20,000 का, और उस पर जीएसटी लगेगा वही 12%। तो 1,20,000 का 12% निकालूंगा तो 14,400 रुपए का ये जीएसटी आएगा। फटाफट से मेरी पूरी फैमिली सामने बैठी है, हाई फाई। यस, बच्चा कह रहा है सर क्या हुआ? एक बात मेरे सोच के बताओ, ये 14,400 रुपए निकल के आ रहे हैं। अब ये 14,400 मुझे गवर्नमेंट को देने हैं और 12,000 मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। फटाफट से बोल दो, 14,400 मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, 12,000 लेने हैं। 14,400 मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, 12,000 लेने हैं। 14,400 मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, 12,000 लेने हैं। तो नेट कितने देने पड़ेंगे? 2,400 रुपए ना। तो उसने मुझसे मांगा ही क्या है? कह रहा है कि नेट टैक्स बता दो कितना टैक्स आएगा आईटीसी क्लेम करने के बाद। तो भैया 2,400 ही तो आएगा। तो बताओ इसके अंदर है क्या? खम हो गया क्वेश्चन, खम हो गया जी। अब गलती से भी 12,000 मत बोल के आना, ये 12,000 पे आईटीसी है। 14,400 मत बोल के आना, क्योंकि ये आपका टैक्स टोटल है। उसने बोला टोटल टैक्स बताओ आईटीसी यूज करने के बाद। अगर वो बिना आईटीसी के बोलता फिर आंसर 14,400 आता। बट मैं 14,400 देने के लिए गया, गवर्नमेंट ने बोला रुक जा, तूने 12,000 लेने भी हैं, तो उस 12,000 को माइनस कर ले, बैलेंस कितना आ गया? 2,400। क्वेश्चन खत्म। तो बताओ कितना सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना हुआ है। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन याद करो, रिवीजन क्लास के अंदर भी कराए थे और रेगुलर बैच में तो बहुत सारे कराए थे मैंने। ठीक है जी, आगे देखो जी। अगला क्वेश्चन भी आईटीसी का है, सेक्शन 18। याद करो आईटीसी में सेक्शन 18 आपने किया होगा, याद आ रहा है कुछ? सेक्शन 18 के अंदर मैंने आपको थोड़ा याद करवा दूं। सेक्शन 18(1) याद करो, जहां पर मैंने कहा था कि एक पर्सन अनरजिस्टर्ड है। अब ये अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड होने जा रहा है। तो जब ये अनरजिस्टर्ड होगा तो जो भी ये सामान परचेस करता होगा उस पर जो भी जीएसटी देके आता होगा उसका उसको आईटीसी मिलता नहीं होगा, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। और जब वो रजिस्टर्ड बन जाएगा उसके बाद उसको आईटीसी मिलेगा। बट याद करो मैंने सेक्शन 18 आईटीसी के अंदर कहा था कि जब अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड बने, तो जिस दिन आप रजिस्टर्ड बने उससे एक दिन पहले का जो भी स्टॉक तुम्हारा होगा, उस स्टॉक पर जो भी तुमने जीएसटी पे किया होगा उसका आईटीसी तुम्हें मिल जाएगा। अगर आपको ध्यान आ रहा हो 18(1) के अंदर हमने किया था। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे मेरे को घूर के देख रहे हैं, कितने बच्चे मेरे को गालियां दे रहे हैं, कितने बच्चे मेरे को बोल रहे हैं पता नहीं सर क्या करा रहे हैं। नालायकों, ये सारी बातें रिवीजन क्लास के अंदर भी कराई थी और रेगुलर बैच में तो भाई साहब बहुत सारे लेक्चर लगा के करवाई थी। तो ऐसे मत देखो यार, मैंने सारा कुछ करवाया था आपको, मैं थोड़ा दोबारा याद करवा दूं। सेक्शन 18(1) में याद करो, सेक्शन 18(1) में हमने एबीसीडी 4 पॉइंट किए थे। अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड अपनी मर्जी से, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड अगर मेरी लिमिट क्रॉस हो गई, फिर एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई, फिर कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम। इन केस में जब तुम यहां से यहां पर आओगे तो एक दिन पहले का जितना स्टॉक होगा उसका तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। तो ये क्वेश्चन उसी का ही है। देखो जी, वो कहना चाह रहा है आपने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवाया, 5 जुलाई को आपने एप्लीकेशन डाली और सर्टिफिकेट कब मिला? 15 जुलाई को। अब अपने बोल दो, अगर अपनी मर्जी से मैंने एप्लीकेशन डाली है 5 जुलाई को और सर्टिफिकेट मिला 15 को, तो इफेक्टिव कब से मानेंगे? 15 से मानेंगे। एक बच्चा बोलता है यार इफेक्टिव तो 5 से मानेंगे ना, जब से वो लाइव एप्लीकेशन डाली तब से। सर एक बात में सोच के बताना, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में कितना सारा टाइम मैंने लगाया था। आपको मैंने कहा था कि अगर पर्सन लायबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और फिर वो 30 दिन में एप्लीकेशन डाल देता है तो फिर इफेक्टिव बनेगा लायबल की डेट से। बट जब मैं लायबल नहीं हूं, अपनी मर्जी से करवाना चाहता हूं, तो जब मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा ना उस दिन से इफेक्टिव बनेगा। तो सर्टिफिकेट मुझे 15 को मिला, तो इफेक्टिव कब से मिला? 15 को बना, तो 15 से एक दिन पहले क्या बनेगा? 14 जुलाई ना। तो भैया 14 जुलाई का जो स्टॉक होगा उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ये है। तो उसने मुझसे यही मांगा है। उसने मुझसे देखो क्वेश्चन में क्या मांगा है कि भैया किस स्टॉक का तुमको आईटीसी मिल जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, तो 14 जुलाई ये इसका आंसर है। जाके एक बार 18(1) पढ़ लेना, क्लास के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा।
आगे देखो री, वो ये बात कहना चाह रहा है सेक्शन 35 में कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। याद करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला, टोटल मैंने कहा था 6 तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। देखो वही सारे आ गए। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, यस। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, यस। स्टॉक ऑफ गुड्स, यस। आईटीसी अवेल्ड, यस। आउटपुट टैक्स पेड और पेबल, यस। और सच अदर पर्टिकुलर एज नहीं प्रिस्क्राइब, यस। तो भैया ये सारे के सारे जो हैं मेंटेन करने पड़ते हैं। बताओ, सेम कॉपी कर दिया जो बुक में हमने क्लास में किया था, सेम वही चीज लिखी हुई है। तो यह हर तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इसका आंसर आएगा बी। आगे देखो 84, ये क्वेश्चन तो भाई साहब हर पेपर के अंदर आ रहा है, पिछले पेपर के अंदर भी आया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, फटाफट से बताओ कितने साल तक। 6 साल। और अगर मंथ की बात करूंगा तो 72 मंथ, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये देखो 72 मंथ। तो उसने यही बोला है भैया कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं, तो 72 मंथ तक मेंटेन करने हैं। 72 मंथ कहां से, जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है वहां से 6 साल, अगर आपको ध्यान आता हो। ये बातें हमने सेक्शन 36 के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। तो 72 मंथ इसका आंसर आएगा। बच्चा कह रहा है सर जीएसटी का पेपर तो आसान बनता है, फिर आसान बनता है ये मत सोच के जाना, तैयारी पूरी करके जाना नालायकों। आसान इसलिए लग रहा है कि हमने इतनी मेहनत की थी क्लास के अंदर भी और रिवीजन क्लास के अंदर भी। बच्चों से पूछ के देखो, जो बच्चे इसको भी रोते हैं, और अभी तो मैं फिर भी डेली आके करा रहा हूँ। कई बच्चे कहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कराते रहे, सर का तो काम ही बन चुका है, डेली आके शाम को आधा घंटा बैठ जाते हैं, पता नहीं सर को भी क्या दिक्कत है। मेरे को लग रहा है सर तो वेले हैं। हाँ वेला हूँ, वेला हूँ, और तुम्हारे लिए वेला हूँ। और बोलो मलाई को, एक तो आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ, बच्चा कह रहा है ऊपर से। इधर देखो ध्यान से, आगे देखो जी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज प्रायर। बताओ यार क्वेश्चन क्या है। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और एनआर है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो मैंने क्लास में क्या कहा था कि भैया 5 दिन पहले उसको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो वही क्वेश्चन आ गया जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 86, वो कहना चाह रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर कितनी आएगी। पहले तो एग्रीगेट टर्नओवर में कौन कौन सप्लाई आती है, सारी सप्लाई कवर होती है, चाहे वो एग्जम्प्टेड हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, सारी सप्लाई कवर होती है। देखो जी, मिस्टर बाला मेड सप्लाई विद इन स्टेट ऑफ टैक्सेबल गुड्स, वो 17 है, ये भी कवर होगी। और फिर एक्सपोर्ट सप्लाई है 3 लाख की, ये भी कवर होगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई एग्जम्प्टेड सर्विस की है, ये भी कवर होगी। तो एग्रीगेट टर्नओवर मेरी कितनी बन जाएगी, पूरी की पूरी 24 लाख। याद आ रही है एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई काउंट होती है, सिर्फ जीएसटी और सेस जो होते हैं वो काउंट नहीं होते। और अगर इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम में कवर होती है वो भी काउंट नहीं होती। तो भैया इसमें टैक्सेबल भी है, एग्जम्प्टेड भी है, एक्सपोर्ट भी है, तीनों सप्लाई काउंट होंगी, तो टर्नओवर बन जाएगी 24 लाख। और उसने मुझसे मांगा ही क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर कितनी आएगी। आगे देखो फिर, हाँ जी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, याद आ रहा है रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या है नॉन रेजिडेंट का, जीएसटीआर 1 नॉर्मल, जीएसटीआर 2 अब जाता नहीं, जीएसटीआर 3 भी, या अगर आपको ध्यान, जीएसटीआर 3 भी सिंपल रिटर्न, जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिट स्कीम वाला, और जीएसटीआर 5 नॉन रेजिडेंट वाले केस में उसने वही पूछा है। तो एनआर वाले केस में रिटर्न का फॉर्म नंबर कौन सा जाता है, जीएसटीआर 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 पे आओ जी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो जीएसटीआर 6 होता है वो रिटर्न फाइल कब करनी पड़ती है, फटाफट से मुझे डेट बताओ। जीएसटीआर 1 जो फाइल करते हैं उसकी लेटेस्ट डेट क्या आ रही है, अगले महीने की 11 तारीख। जीएसटीआर 3B की अगले महीने की 20 तारीख। जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिट स्कीम वाली अब क्वार्टरली नहीं जाती, एनुअल जाती है। और एनुअल की डेट क्या है, जब साल खत्म होगा 30 अप्रैल तक रिटर्न फाइल करनी होती है। ये अगर आपको ध्यान रहो अमेंडमेंट आई थी, जीएसटीआर 4 अब क्वार्टरली नहीं जाती, अब एनुअल जाती है। जीएसटीआर 5 एनआर वाले केस में, एनआर वाले केस में अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एनआर वाले केस में टाइम लिमिट वहां पे लिखी होती है और 90 डेज तक होता है। और फिर जीएसटीआर 6 हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले केस में अगले महीने की 13 तारीख तक हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जीएसटीआर 6 में। एक बच्चा कहता है यार सर को बोलना थोड़ा ये पहले समझाएं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। अब ये मजाक मत करो मेरे साथ, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हमने क्लास में समझाया था कि भैया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, आगे से सर्विस लेकर अपनी ब्रांचेस को बेनिफिट देते हैं और क्रेडिट आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। तो उनकी रिटर्न जाती है जीएसटीआर 6 में और डेट क्या होती है 30th। तो ये हमारी रहेगी 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। आगे रही, अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया आईटीसी में, आपने बोल दो अगर आपने कोई आईटीसी में डिफॉल्ट किया तो इंटरेस्ट कितना लगेगा 24%। याद करो पेमेंट में अगर डिफॉल्ट करोगे तो 18% पर एनम था, और मैंने पहले भी कहा था आईटीसी वाले केस में कोई भी डिफॉल्ट करोगे 24% पर एनम। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 90 इंस्टीट्यूट ने गलत दिया था जी। देखो ऑप्शन नंबर ई दे रखा है ना, ये गलत दिया था। अब यहां पे इन्होंने बोला था
कि अगर रिफंड आपको सही टाइम पर नहीं मिला, अगर रिफंड आपको सही टाइम पर नहीं मिला तो इंटरेस्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। याद करो कितने परसेंट, 6% पर एनम। और मैंने कहा था अगर अपील वाले केस में रिफंड की बात होगी तो 9% पर एनम। अब यहां पे उसने वही बोला, देखो जी आपका रिफंड ऑर्डर जब पास हुआ ना अपीलेंट अथॉरिटी ने, मतलब अपील वाले केस में रिफंड ऑर्डर पास हुआ और वो सही टाइम पे आपको नहीं मिला, तो डिपार्टमेंट कितना इंटरेस्ट देगा, 9% पर एनम। अब जब ये क्वेश्चन बना था ना उसमें ये 4 ऑप्शन थे, 90%, 6%, 12%, 18%। अब देखो देखने से ही लग रहा है कि 90% यहां पे ना आना नहीं था, यहां 9% आना था, बट गलती से 90% आ गया। बट गलती तो गलती है। अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा कह रहा है विवेक सर ने क्लास में गलत पढ़ा दिया। कहता सर ने तो 9% कहा था, ऑप्शन में 9% था नहीं। और फिर मैंने आके बच्चों को बोला भी इंस्टीट्यूट से गलती हुई है और इंस्टीट्यूट ने मान भी लिया, ऑप्शन नंबर ई बता दिया 9% आना चाहिए। बट अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाए दोबारा से, तो मैंने पहले भी बोला है छोड़ के मत आना, तभी ग्रेस नंबर मिलेंगे। तो आप क्या करके आते, आप 90% करके आते। रीजन भी क्योंकि देखने से ही लग रहा है 90 तो कोई रेट ही नहीं होता ना इंटरेस्ट का, तो 9 लिखना होगा, 90 लिख दिया। बट गलती तो गलती है, बट फिर भी हमें कुछ तो करके आना था, तो आंसर क्या करते, 90%। और वैसे इसका आंसर सही बनेगा 9%। आप सब जानते हो 2 रेट होते हैं रिफंड वाले केस में, 6 और 9। 9 कब होता है, अपील वाले केस में, तो इसका क्वेश्चन हमारा अपील वाला ही है। आगे बढ़े, यस सर, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अगला क्वेश्चन नंबर 91। 91 में यह बात कहना चाह रहे हैं कि भैया एक सप्लाई की है टैक्सेबल पर्सन ने, जो सप्लाई कंबाइंड है, जॉइंट सप्लाई है, और उस सप्लाई में एक सप्लाई प्रिंसिपल है, एक सप्लाई प्रिंसिपल है और दूसरी सप्लाई ऐसी है उसके साथ ही जाएगी, मतलब नेचुरल बंडल है। आपने आप बोल देना जी, अगर बंडल नेचुरल है तो सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, मिक्स सप्लाई या कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई, तो बताओ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब यहां पे मैं आपको बार बार कह रहा हूं सप्लाई 2 तरह की होती है, कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई। ठीक है जी। अब मिक्स सप्लाई का मतलब होता है जहां जबरदस्ती बंडल बनाया गया है, और कॉम्पोजिट मींस ऐसी सप्लाई जो हम एक साथ दे रहे हैं, सिंगल प्राइस पर दे रहे हैं, बट उसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल है। जैसे लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, तो लैपटॉप प्रिंसिपल है, कॉम्पोजिट सप्लाई। गोलगप्पे प्लस गोलगप्पे का पानी, ओ माय गॉड सर गोलगप्पे का नाम मत लो प्लीज। गोलगप्पे प्लस गोलगप्पे का पानी, कॉम्पोजिट सप्लाई। मोमोज प्लस मोमोज की चटनी, सर मजा आ रहा है। मोमोज प्लस मोमोज चटनी क्या है, कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो भैया ये सप्लाई कॉम्पोजिट है, इसमें एक प्रिंसिपल है। ऑब्वियस बात है, गोलगप्पे की दुकान पे आप गोलगप्पे खाने जाओगे, पानी पीने नहीं जाओगे। मोमोज की दुकान पे चटनी खाने तो नहीं जाओगे कि भैया थोड़ी चटनी देना लाल, मिर्चें लग रही हैं बड़ी। मोमोज खाने जाओगे ना, तो प्रिंसिपल क्या है, मोमोज, दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई। तो उसने वही बोला है जिसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई। यस सर, हमारे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं सर, बस भगवान जी अगले 8 क्वेश्चन भी सही कर देना। भगवान जी सही करेंगे, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन वो कहना चाह रहे हैं टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, इंपोर्ट इनटू इंडिया, सप्लाई मेड आउटसाइड इंडिया एंड सप्लाई मेड इन एससीजेड। हाँ जी, अपने आप बोल दो रही, एससीजेड को सप्लाई कर रही है, एससीजेड से सप्लाई की, आपने इंपोर्ट किया, इंटर स्टेट सप्लाई की, तो कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। आप सब जानते हो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो इंटर पर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो जी, वह बात कहना चाह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर बोथ बाय यूनियन टेरिटरी। अगर यूनियन टेरिटरी ने अपनी यूनियन टेरिटरी में ही कोई सप्लाई की है, तो क्या उसके लिए कोई अलग से एक्ट बना है, यस या नो, यस। उस एक्ट का नाम क्या है, यूटीजीएसटी एक्ट। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी हमारे सिलेबस में नहीं है, यूटीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। और यूटीजीएसटी में आप सब जानते हो कि भैया जम्मू कश्मीर को हम स्टेट मानते हैं, लद्दाख को हम यूटी मानते हैं, तो इनके लिए अलग से एक्ट कौन सा बना है, यूटीजीएसटी। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अगर सप्लाई यूटी के बीच में हो रही है तो इसको हम ट्रीटमेंट जो देंगे किस एक्ट से देंगे, यूटीजीएसटी एक्ट से देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ो फिर। हाईएस्ट इनेबलिंग लिमिट ऑफ टैक्स रेट ऑफ आईजीएसटी हैज बीन प्रिस्क्राइब। आईजीएसटी का हाईएस्ट रेट कितना प्रिस्क्राइब किया गया एक्ट के अंदर। वो ये नहीं बोल रहा कि अभी कितना चल रहा है, सर अभी चल रहा है 28। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था 5%, 12%, 18%, 28%, ये अभी चल रहा है। बट अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट बैठा हो मेरी क्लास में और वो समझ पा रहा हो, जब जीएसटी का हमने चार्जिंग सेक्शन किया था, सीजीएसटी का सेक्शन नंबर 9, उसके अंदर मैंने कहा था सीजीएसटी मैक्सिमम 20% से लग सकता है। अब अगर 20 सीजीएसटी
20 SGST, IG कितना हो गया 40। तो उसने वही तो पूछा है कि हाईएस्ट रेट क्या हो सकता है 40%। तो इन तीनों में कहीं पर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। और कई नालायक बच्चे ऐसे थे कि जब ये पेपर बना था तो 28% करके आए थे। सर 28% अभी प्रैक्टिकली चल रहा है, उसने ये नहीं बोला अभी क्या चल रहा है एट प्रेजेंट, वो कह रहा है प्रिस्क्राइब कितना किया हुआ है एक्ट में। तो एक्ट में 40% प्रिस्क्राइब है, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, आगे बढ़े। सर बड़ो बड़ो मजा आ रहा है सर गेम खेलने में, ओ माय गॉड। 6 क्वेश्चन और पढ़े हैं जी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जो हमने जीएसटी कंपनसेशन एक्ट किया था, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेट करने के लिए लेके आए थे, 5 साल के लिए लेके आए हैं, उसका बेस ईयर क्या था? बेस ईयर फटाफट से बताओ, बेस ईयर क्या था? 15-16। तो बताओ। और यही सेम क्वेश्चन पिछले पेपर के अंदर भी हमने किया था, बेस ईयर क्या था, वही सेम दोबारा आ गया। अब जो बच्चे कह रहे हैं ना, कई बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के गए हैं, और मुझे दिक्कत ये नहीं उन्होंने कमेंट में लिख दिया, मुझे दिक्कत ये है उनकी थिंकिंग कैसे काम करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। बच्चा कहता है ये तो पिछली बार भी आपने कहा था कि भैया आईसीएसई वाले पेपर कर लो, उसमें से आएगा। तो बने तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन थे, और कुछ बच्चे कह रहे हैं बने ही नहीं। मतलब एक अटेम्प्ट के अंदर नहीं बने तो हम नहीं करेंगे, मत करो। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, अगर आप इतने सारे क्वेश्चन, मैं डेली शाम को 1-1 घंटा आ रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे नुकसान मेरा है क्या? मेरे को खुद सोच के बताओ, क्या डिग्री मुझे मिलनी है? इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, सेम क्वेश्चन आप कई बार देख लो कितनी बार आ चुके हैं। और मैं कह रहा हूं बने ना बने यार, कम से कम कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के, मेरे घर के थोड़े हैं, उसके बावजूद भी बच्चा कमेंट मारता, कहता मैं तो नहीं करूंगा, आपने पिछली बार भी कहा था उसमें से कुछ बना तो है नहीं, तो मैं आईसीएसई वाले नहीं करूंगा क्योंकि इसमें से बनता नहीं है। भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने पहले भी कहा था अगर 10 बच्चे भी यहां बोलेंगे ना सर मुझे फायदा हो रहा है, तो मुझे तो आना ही है। और मैं तो चाहता हूं आप भी अटेंड कर लो, आप भी अटेंड कर लो, बट कई बच्चों का अलग लेवल का एटीट्यूड होता है ना, उनको मैं कितना समझाऊं। और कितनी बार बोल चुका हूं, कितनी बार बोल चुका हूं, एटीट्यूड अच्छा नहीं है। जितना पोलाइट रहोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, जितनी जिंदगी उतनी आगे बढ़ेगी आपकी। अभी से इतना एटीट्यूड आना अच्छा नहीं है। और जितना आप गुस्सा नाक में लेके चलते हो, पता नहीं किस चीज का गुस्सा आपको होता है। थोड़ा सा अच्छे बन जाओ, इंसान अच्छे बनना है। कम से कम मेरे से, कम से कम यही चीज मैं गुरु दक्षिणा के अंदर दे दो कि सर हम अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे, हम किसकी बुराई नहीं करेंगे। चलो आगे देखो फिर। अगला क्वेश्चन नंबर 96। द प्रोसीड ऑफ सेस, सेस कौन सा जीएसटी में? कंपनसेशन सेस। आपने आप बोल दो कंपनसेशन सेस जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज जीएसटी कंपनसेशन फंड के नाम से। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है जी, आगे जी फॉर्म नंबर आ गए। फॉर्म नंबर, ओ माय गॉड सर फॉर्म नंबर तो हमें याद ही नहीं है सर, ये प्लीज आप हमें बता देना, आपको याद होंगे अभी याद कराऊंगा। याद करो एक चैप्टर हमने क्लास में किया था इंस्पेक्शन वाला, याद आ रहा है? इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर। जब मैंने कहा था मेरे को खोपचे में ले गए थे, आपको मैंने अपनी बुक में मेरी जेल के अंदर फोटो भी दिखाई थी ऐसे करके, जिन बच्चों ने क्लास ली होगी उनको पता होगा। अब सोच के बोलना, अब जो इंस्पेक्शन वाला चैप्टर है वहां पर मैंने कहा था इंस्पेक्शन के लिए जीएसटी INS 02, और अगर सामान सीज करना है उसके लिए क्या होता है? जीएसटी INS 02। अगर आपको ध्यान दो 01 इंस्पेक्शन के लिए होता है और 02 सीजर के लिए होता है। तो यहां पे देखो उसने वही बोला है, सीजर के लिए फॉर्म नंबर कौन सा है? जीएसटी INS 02। और जो बच्चे रिवीजन क्लास वाले या रेगुलर बैच वाले होंगे, याद कर लो मैंने आपको 5 फॉर्म नंबर अलग से लिखवाए भी थे, और जाके देख लेना उसमें से क्वेश्चन बना हुआ है। तो सीजर वाले केस में 02 आएगा जी। उसके बाद बॉन्ड एग्जीक्यूट करने वाले केस में, याद आ रहा है कुछ? एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर कोई सामान मेरा गवर्नमेंट ने सीज कर लिया और वो मुझे गवर्नमेंट से छुड़ाना है, तो गवर्नमेंट ने कहा था एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो। उस केस में फॉर्म नंबर क्या था? जीएसटी INS 04, अगर आपको ध्यान आता हो तो देखो ये फॉर्म नंबर आ गया, 04 फॉर्म नंबर आ गया। ये 2 फॉर्म नंबर बैक टू बैक आ गए इंस्पेक्शन के, ऐसे फॉर्म नंबर आते हैं। और अब तो मैंने फॉर्म नंबर आपको बना के भी दे दिए, कम से कम वही डाउनलोड कर लो, येलो येलो हाईलाइट किए हैं, ठीक है ना, उसको याद करने भी स्टार्ट कर दो। आपको दिखा दूंगा 100% फॉर्म नंबर उस लिस्ट के अंदर से बनेंगे। अब अगर आप याद ही नहीं करोगे तो बताओ फिर मैं क्या करूंगा? तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, प्लीज आपने वो करने हैं, एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट के ऊपर मैंने डाले हुए हैं। आगे देखो जी, टैक्स दैट वर रिप्लेस बाय जीएसटी। इसमें से कौन कौन से टैक्स हैं जो सब्स्यूम हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं? परचेज टैक्स खत्म, लग्जरी टैक्स खत्म, सीएसटी खत्म। ऑप्शन नंबर ई। देखो ये भी क्वेश्चन गलत बना था, उसने बोला ऑप्शन ए और बी, तो भैया ए और बी तो है, सी भी तो है, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी तो खत्म हो गया। बच्चा कह रहा है अभी है तो है, एल्कोहलिक लीकर पर है, पेट्रोल पर है। सर वो नॉर्मल बात कर रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है। ऐसे तो परचेज टैक्स भी कुछ केस में है, पर वो नॉर्मल कह रहा है कि कौन कौन से टैक्स रिप्लेस हो चुके हैं। तो ये सारे ही टैक्स रिप्लेस हो चुके हैं।
तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा फॉर्म नंबर का एक और आ गया। देखो जी, कॉम्पोजिट स्कीम अगर विड्रॉ करनी है, कॉम्पोजिट स्कीम के बाहर आना चाहते हैं, याद करो, अगर कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर आना चाहते हैं तो मैंने कहा था आपको फॉर्म नंबर भरना पड़ता है जीएसटी सीएमपी 04। अगर आपको ध्यान रहो कि 01 से लेके 03 तक फॉर्म नंबर स्कीम लेने के होते हैं और 04 से 07 तक फॉर्म नंबर स्कीम छोड़ने के होते हैं। तो उसने बोला भाई अगर आपको स्कीम छोड़नी है, किसी भी टाइम अपनी मर्जी से स्कीम छोड़ना चाहते हो, तो फॉर्म नंबर कौन सा भरोगे? तो जीएसटी सीएमपी 04 ये फॉर्म नंबर आएगा। अब देखो 3 क्वेश्चन फॉर्म नंबर के हैं ना। अब जिन्होंने फॉर्म नंबर ही याद नहीं किए वो ये अगर ये बोले पेपर मुश्किल है सर, वो गलत बोल रहे हैं। फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर, अगर आपको फॉर्म नंबर याद है। और तभी मैंने क्लास में भी जोर दिया था और स्पेशली आपको मैंने फॉर्म नंबर की लिस्ट बना के भी दी है कि कम से कम अब बच्चे पढ़ लें, उसको घर में चिपका दो और डेली याद करो 4 से 5 फॉर्म नंबर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेली याद करोगे, मेरी बात मानोगे आप। ठीक है जी, चलो तो फाइनली अब जाके हमारा जून 18 का पूरा पेपर खत्म हो चुका है जी। अब अगर इस पूरे पेपर में फिर भी कोई डाउट हो, आपको लग रहा हो कि मेरा डाउट सर ने सोल्व नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा से वीडियो पूरी देख लेना। किसी अगर क्वेश्चन में डाउट है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट सेशन से पहले जब हम पेपर करेंगे दिसंबर 18 का, उससे पहले मैं सोल्व कर दूंगा। और यह ध्यान रखना, अब आने वाले पेपर एक से बढ़ के एक होगा, एक से बढ़ के एक होगा। तो आपसे हाथ जोड़ के बोल देता हूं कि भैया आने से पहले कम से कम अगले 30-35 क्वेश्चन जरूर पढ़ के आना, नहीं तो फायदा नहीं होगा बैठने का। अब मुझे भी भला बुरा बोलोगे और मैं नहीं चाहता कि जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं हमारा सारा वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो आप खुद देख लो, जीएसटी के क्वेश्चन करने में अप्रोक्सीमेट हमारे वही 30 मिनट लगे हैं बस। और अगर यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते ना तो 20 मिनट में आपके हो जाते, क्योंकि वहां पर मेरे बोलने से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती ना। अगर आप नॉर्मल माइंड से करते तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का पेपर था जीएसटी का पूरा। आप चेक कर लो क्वेश्चन में था क्या। बट मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको बार बार मैं दोबारा बोल रहा हूं कि डेली आना, प्रैक्टिस करके आना, उम्मीद करता हूं आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब थर्सडे को। ठीक है ना, क्योंकि कल तो फिर हमारा प्रोफेशनल वालों का सेशन है, फिर थर्सडे को नया पेपर स्टार्ट करेंगे दिसंबर 18 का। ठीक है, चलो, और लाइक करके जाना नालायक को। कई बच्चे कह रहे देख विवेक सर को परेशान करना है ना, ये डिसलाइक करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नालायक को माता ने पाप लगाएगी, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। जय माता दी, खुश रहो हमेशा, भगवान अपनी दया दृष्टि बना के रखे, तंदुरुस्त रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। ठीक है, बाय बाय, लव यू।